स्वागत है। आज हम फिर एक नए विषय को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं फिर से डॉक्टर के बेजवाल, जो हमें एक नए रोग, वृक्क रोग, जिसे हम आम भाषा में किडनी के रोग से भी जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है हमारा कि किडनी रोग के पूर्व लक्षण क्या हैं? बहुत सुंदर। किडनी रोग होने से पूर्व लक्षण आप ऐसे समझिए कि जैसे आसमान में बादल छा रहे हैं, बारिश होने वाली है, तो अभी हुई नहीं है, आसमान से बादल छाए, अंधेरा हो गया तो हम कहते हैं बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश हुई नहीं। इसी तरह से यदि आप किसी भी क्लिनिक डॉक्टर के पास नहीं गए, यदि आपको निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे निद्रा नाश, नींद नहीं आना, कई महीनों से नींद नहीं आ रही है, मुख हाथ और पैरों पर सूजन आना, पेट की अग्नि मंद होना, भूख न लगना, त्वचा का रोग खुश्क हो जाना, तो ये सारे लक्षण यदि मिलते हैं तो रोगी को समझना चाहिए कि हमें भविष्य में किडनी वृक्क विकार होने की संभावना है। तो हम इनको पूर्व लक्षण कह सकते हैं कि किडनी होने से पहले की संभावनाएं जो होती हैं। हाँ, ये पूर्व लक्षण है, अभी लक्षण उपस्थित नहीं है, अंदाज लगा रहे कि ये वृक्क विकार हो सकता है, इसलिए मरीजों को जिनको ये लक्षण सावधान होना चाहिए। और हमें इन सब सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिल्कुल, टेस्ट कर लेने चाहिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बताइए जो किडनी रोग है इसके मुख्य लक्षण क्या है, जो मुख्य तौर पे हम कंसीडर कर सकते हो कि हमें ये समस्या तो नहीं? हाँ, तो किडनी रोगी के मुख्य लक्षण क्या है, इसको जानने के लिए हमसे सबसे पहले देखना चाहिए कि शरीर में रक्ताल्पता, खून की कमी, बार बार रोगी को मूत्र त्याग करने के लिए रात को उठना पड़ता है, मूत्र त्यागते समय कभी कभी जलन होना, दाह होना, हाथ पैरों में सूजन आना, प्रायः सिर दर्द बना रहना, जी मिचलाना या उल्टी होना, कमर दर्द, पेट दर्द और वृक्क पीछे कटी प्रदेश में वेदना होना, ये किडनी के मुख्य रोग है। तो मुख्य रोग का अर्थ है कि मुख्य लक्षण है। इसके अतिरिक्त रोगी को पसीना आना बंद हो जाता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, यदि रोगी थोड़ी भी खाता है तो जीभ मिचलाता, उल्टी होती है, और माथे पर, सिर पर, कंधे पर, उनको कंधा, माथे पर और सिर में सूल हो जाता है और गर्दन भी अकड़ जाती है। ये किडनी के रोगी के हैं। और पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों के पास सूजन हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि हमारे, जैसे सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। हाँ, तो दोनों किडनियों में विकृति होने पर हमें क्या लक्षण समझ में आएंगे? ये बहुत अच्छा विषय है कि किडनी एक ही खराब है कि दोनों किडनी खराब हैं। यदि दोनों किडनी रोगी की खराब हो जाते हैं तो इस अवस्था में यकृत और प्लीहा में रक्त संचय हो जाता है। हृदय में भी रक्त का प्रभाव, हृदय को आवश्यकता से ज़्यादा तेज एक्सरसाइज करने, प्रभाव करना पड़ता है, जिसके कारण फेफड़ों में पानी भर सकता है, श्वास लेने में कष्ट होता है, रोगी को खून की कमी, बहुत अनिमिक हो जाता है रोगी, और लीवर और ये प्लीहा के अनेक रोग हो जाते हैं। लीवर इनलार्ज हो गया, प्लीहा में हो गया, आरबीसी जो है डाउन हो गया, पैरों में सूजन आ गई, उल्टियाँ होनी, अग्नि मंद हो गई, भूख नहीं लगना, खुश्की हो ही जाना, बाकी सेम जो लक्षण पहले बताए थे वो पुनः पूरे लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो दोनों किडनियों में वो एक जैसी विकृत रूप लेने लगता है, वो समस्याएं बढ़ने लगती। और यदि वृक्क में पथरी हो, पथरी के भी ये लक्षण होते हैं। यदि किसी को किडनी में पथरी हो तो ये सारे लक्षण मिलते हैं, लेकिन उनको पेशाब में कभी कभी खून आता है, मूत्र त्याग करने पर उनको जलन होती है, अब बूंद करके मूत्र आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए किडनी की बीमारी के मुख्य कारण क्या हैं? क्यों ये समस्याएं हमारे को घेर लेती हैं और अचानक हमें पता लगता है तब तक काफी चीजें आगे निकल चुकी होती हैं? तो इसका मुख्य कारण क्या है? किडनी की समस्या क्यों होती है? ये भी देखा गया है कि प्रायः 40 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग जिनको कोई गठिया है, गाउट है,
या जो सीलन युक्त मकान में रहते हैं, नमी युक्त मकान में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, या किसी कारण से ठंड लग गई है, चेचक हो गया है, मिजल्स हो गया, खसरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ऐसे कुछ संक्रामक रोग हैं जिनका सही उपचार नहीं हुआ हो तो किडनी पर उसका असर पड़ता है। इसके साथ साथ कभी कभी हैजा, जिसे कॉलरा के बाद भी ये देखा गया है, इसका उपचार ठीक न होने से किडनी पर असर पड़ता है। और इसके रोग के अतिरिक्त जो लोग मदिरापान सेवन करते हैं, जो मदिरा का सेवन ज़्यादा करते हैं, नियमित करते हैं या ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको भी भविष्य में वृक्क रोग के विकार हो जाते हैं। वृक्क रोग के विकार में या मधुमेह किसी को हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप पहले से रहता है, शुगर की बीमारी है, मधुमेह जिसे कहते हैं, मधुमेह बहुत है, ड्रिंक अधिकतर अल्कोहल लेते हैं, और उनको कोई ऐसे भयंकर बीमारी, हृदय का रोग साथ में हो, हृदय के रोग एक बार जब हो, मानना ये है कि हमें कोई भी रोग हो उसका साइड इफेक्ट हमारी कहीं ना कहीं किडनी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, अधिकतर हृदय के रोगी को, मधुमेह के रोगी को, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को देखा गया कि लास्ट स्टेज में 40 और 60 के आसपास, या बुद्धिजीवी जो आजकल लोग हैं, उनको भी ये वृक्क के रोग, किडनी के रोग बहुत देखे गए हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है, काम का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, तो उस टेंशन से किडनी जो है, किडनी का काम क्या है? मूत्र का निर्माण करना, मूत्र निर्माण करना, मूत्र को बाहर भेजना। शरीर में जो रस, रक्त आदि धातु को लेकर हम सारे शरीर का सेवन करते हैं, उसमें जो टॉक्सिजन पैदा होता है तो उसको फिल्टर करता है किडनी। किडनी एक छनी है, तो वो उन अशुद्ध पदार्थों को मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालता है। जब ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर नहीं आते हैं तो ये अशुद्ध पदार्थ जो है शरीर में, जैसे एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन है, आपने देखा कि क्रेटिनिन है, सोडियम है, पोटेशियम है, यूरिक एसिड है, मतलब इस टाइप से कैल्शियम है, ये जो पदार्थ हैं आज दृष्टिकोण, ये जब बाहर ठीक ढंग से नहीं होते या उससे ज़्यादा, तो ये रक्त के साथ परिभ्रमण करते हैं और शरीर में अपने हिसाब से अनेक प्रकार की विकृतियाँ पैदा करते हैं। हृदय फैल जाता है, हृदय की अवस्था फैल जाती है और हृदय के रोग हो जाते हैं, लीवर के भी बढ़ जाते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये हृदय के ये इस तरह से ये विकृति होती है। मतलब ये है कि जो भी हमारी जो तत्व हैं जो हमारे को रूटीन अवस्था में बाहर आने चाहिए, किडनी के द्वारा नहीं, फंक्शनिंग के द्वारा नहीं हो पाते, तो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। हाँ, ठीक। तो ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए इसकी चिकित्सा क्या है? चिकित्सा में सबसे पहले आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चिकित्सा इसमें अमृतादि क्वाथ है, पंच तृणमूल क्वाथ है, शतावरी क्वाथ है, हरितक्यादि क्वाथ है, सुकुमार आदि क्वाथ है। इस तरह से बहुत सारे औषधियों का संग्रह करके तैयार किया जाता है कि जो किडनी के लिए लाभदायक है। जैसे अमृतादि क्वाथ है, अमृतादि माने अमृत, अत्र लंकेश्वरो मानी रावणो राक्षसी, गिलोय अमृत मानी गिलोय। तो इसमें ले लीजिए सूंठ है, गिलोय है, आप गोखरू है, पाषाण भेद है, और आप इसमें ईख की जड़ है, ये ले लीजिए। दूसरा है पंच तृणमूल, कुशा है, दाव है, सरपत है, दर्भदूब है और ईख की जड़, ये तृण पंचमूल है। इनके लेकर के इनको उबालकर क्वाथ कूट कर पीसना चाहिए। तो सवेरे शाम आप 2 तोला या 20 ग्राम सवेरे शाम दिन में 2-3 बार लगातार पिए, तो ये किडनी के अंदर जो ये मैंने बताया था जो टॉक्सिन पैदा हुए हैं, ये इनको दूर करता है। तो हम इसका जो भी आपने हमें औषधियाँ बताई है, इनका एक पाउडर बना के एक मिक्स जार बना लें, जिसमें हम रोज उसमें से अपना एक जैसे आदेशानुसार जो भी आप वैद्य बताते हैं उस हिसाब से रोज क्वाथ पिए तो असर होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ले लीजिए पुनर्नवा, गिलोय, गोक्षरू, मकोई, हरड़,
बहेड़ा, आंवला, कुश, कास, दर्भ, सरपत, ईख की जड़, अमलतास, मध्यस्थी, आंवला, धमासा, कुटकी, आप तो इनको सारा बराबर मात्रा में ले लीजिए और इसको इमाम जस्ता में कूट लीजिए, कूट कर कपड़छाण चूर्ण बना लीजिए और इसकी एक मानी 3 ग्राम मानी आधा चम्मच पाउडर सवेरे, आधा दिन में, आधा शाम को पानी से ले लीजिए। तो लगातार 3-4 महीने आप इस दवाई को लेकर देखेंगे तो आपको जो पहले आपने आधुनिक दृष्टिकोण से जो डॉक्टर लोग हमारे इसमें चिकित्सा करते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों के हिसाब से चिकित्सा करते हैं कि वो क्रेटिना कम करना है, ज़्यादा करना है, क्या हो रहा है, ये सब देखते हैं। तो इनको आपको देखें कि लाभ मिलेगा। उसके अलावा चिकित्सा सूत्र में आप देखें तो चंद्र प्रभावती 2 गोली, गोक्षरू गुंगुल 2 गोली, ये दोनों आप सवेरे 8 बजे, शाम के 4 बजे पानी से ले लीजिए। सवेरे फल त्रिकादिक्वाथ या तृण पंचमूल क्वाथ 20 ग्राम सवेरे 6 बजे, शाम के 6 बजे आप इसको पीजिए। इसमें आप 1 ग्राम शिलाजीत को पानी में घोल कर भी पी सकते हैं। यदि हरी तकियादिक्वाथ भी दे, यदि कब्ज हो किसी को, इसमें प्रायः किडनी में कब्ज हो जाती है, तो अमलतास का गुदा, हरड़ और इसमें इसी को उबाल करके पिए तो इससे पेट साफ रहता और गैस नहीं बनती। थोड़ी सेंधा नमक इसमें डाल दीजिए, सेंधा नमक भी डाल दीजिए। लेकिन किडनी के रोगी को यदि नमक देना है तो आयुर्वेद में इसका वर्णन ऐसा है कि जैसे आजकल गेहूं काटने का, जौ काटने का सीजन है, ऋतु आ गई है, तो आजकल हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आपको बताते हैं कि यदि एक गट्ठा भर बनाकर बोरी, एक गट्ठा बनाओ, खूब भारी जौ काट लीजिए जड़ से, तो जब घर में जौ सूख जाए तो उसकी बाली को इकट्ठा कर दीजिए। कुछ कई जगह ऐसा है कि जौ के ऊपर तृण से, तृण माने जौ का ऊपर, जड़ के ऊपर से सभी चीज इकट्ठा करके एक गजपुट बना दीजिए, लीप पोत कर। गजपुट माने 1 गज लंबा, 1 गज ऐसा चौड़ा, 1 गज ऊंचा, 1 गज ऐसा गहरा, ऐसा एक गजपुट सीमेंट का या ईंटों से चिनाई करके गोबर मिट्टी से लेप कर बना दीजिए, उसको गजपुट कहेंगे। उसमें वो जौ का जो छिलके से ले जौ के बाली बूली सब डाल दीजिए और उस पर आग लगा दीजिए। वो आग लगाकर जो उसकी राख बन गई तो सवेरे दूसरे दिन उसकी राख जब ठंडी हो जाती, उस राख को एक बड़े कलाईदार बर्तन में रखिए और उससे 8 गुना पानी ले लीजिए। 8 गुना पानी लेकर उसको खूब पकाइए और फिर उतार कर रख दीजिए। जब ठंडा हो जाए उसको 4 परत कपड़छाण चूर्ण करके 4 बार उस पानी को छान लिए। अगले दिन 24 घंटे फिर उसको स्थिर रखिए। वो छना हुआ पानी को फिर आप गर्म करिए। गर्म करते करते जब वो गाढ़ा हो जाए, ऐसे गाढ़ा हो जाए तो उसको उतार कर सुखा दो। सूखने पर उसका क्रिस्टल टाइप के गुड़ बनेगा, उसको यवक्षार कहते हैं। वो नमक है, अच्छा। जौ का नमक है। ये किडनी के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसको थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप 4 रत्ती से 6-7 रत्ती तक आप पानी में घोल कर लें, इससे किडनी के रोगी को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त किडनी के रोगी को सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सबसे सीलन अधिकतर भोजन पे आता है, तो भोजन में उसको दालें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। दालों का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए और सब्जियां भी अधिकतर घिया पे रखे, घिया ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करे। बाकी मुनक्का ले सकता है, सुपाच्य सब्जियां, शीघ्र सुपाच्य। अब हर चीज़ तो कोई ऐसा रह नहीं सकता, शीघ्र सुपाच्य भोजन है, थोड़ी सी तो वे ले लीजिए। तो ये किडनी के रोगी का, लेकिन चिकित्सा करना वैद्य के हिसाब से चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। इधर पुराने ग्रंथों में नागार्जुन नाम के एक बहुत विद्वान वैद्य हुए हैं जिन्होंने किडनी की रोगी की परीक्षा के आयुर्वेदिक मतानुसार, यदि आप लेबोरेटरी में आजकल तो साधन हो गए, आप किडनी KFT जांच करते तो रिपोर्ट आपके पास आती है, लेकिन पहले जमाने के वैद्य लोग कैसे करते थे, वो क्या करते थे कि जब रोगी रात सो रहा हो तो रात्रि का अंतिम पहर का मतलब रात बीतने वाली, सुबह होने वाली है,
तो माने सूर्योदय से पहले 2 घंटे पहले अंतिम पहर हो गया, 3 से 4 बजे, तो 4 बजे करीब 4-5 बजे अंतिम पहर हो गया। 4 बजे रोगी को जगाइए और रोगी को सवेरे जगाने से कहोगे जब मूत्र त्याग करे, तो मूत्र त्यागते समय पहली धार छोड़ दे, बीच का मूत्र किसी कांच की शीशी में इकट्ठा करें और उसको रख दें। जब सूर्य आ जाए, सूर्योदय हो जाए, मानी 8-9 बजे करीब आ जाए, तो जिधर से सूर्य आ रहा उधर उस एक टेबल में एक कांच की गोल कटोरी, उसमें वो पेशाब जो कांच की शीशी में रखा था आपने, उसको गोल कांच की कटोरी में पेशाब को डाल दीजिए। वैद्य जी पूरब की ओर मुंह देखे, जिधर से सूर्य आ रहा है, तो हवा न चल रही हो, आराम से पेशाब देखो। तो एक तृण का मतलब एक दुर्वा या कोई घास का तृण जो ले लीजिए, उसको तिल के तेल में डुबाओ, चाहे सरसों के तेल में डुबाओ। उस तेल के तृण को डुबा करके उस मूत्र में बीच में एक बूंद डालिए और बूंद को देखते हुए 4-5 मिनट उसकी तेल की बूंद को देखिए। यदि तेल की बूंद वहीं की वहीं पर है, कोई फैली नहीं, तो इसके कुछ और लक्षण है। अच्छा। यदि तेल की बूंद एकदम फैल रही है, जो एक बूंद थी उसका आतंक बहुत बड़ा हो गया, तो समझो रोगी शीघ्र अच्छा होगा। अच्छा। किडनी का रोगी। यदि वो रोगी ये तेल की बूंद यदि पेशाब में नीचे डूब गया है, तो तेल पेशाब से भी हल्का होता है, मूत्र से बहुत हल्का होता है तेल। तो तेल यदि पानी में डूब गया तो समझो कि रोगी अच्छा नहीं होगा, कष्ट साध्य है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें उन्होंने ये यहाँ तक भी लिखा है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यदि पूरब की तरफ पेशाब का फैल कर चला गया तो रोगी अच्छा होगा, पश्चिम की तरफ भी पेशाब फैल कर आ गया तो अच्छा है, उत्तर की तरफ भी चला गया तो अच्छा है, और दक्षिण की तरफ भी चला जा रहा है तो अच्छा है। लेकिन अब पूरब और उत्तर की तरफ के बीच में पेशाब जा रहा है, पेशाब का वो तेल की बूंद उधर जा रहा है तो असाध्य समझो। अगर उत्तर और दक्षिण के बीच के कोण में जा रहा है तो वहां भी असाध्य समझो। इसी तरह से ये नागार्जुन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कम से कम 3000 या 2500 वर्ष पहले, कम से कम 2500 वर्ष पहले मान लीजिए, ये एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसका ये प्रयोग किया है। तो आयुर्वेद के मतानुसार इस तरह से बहुत ही अच्छा वर्णन है। लेकिन ये अनुभव करने से होता है कि यदि रोगी बार बार वृक्क के, किडनी के ही रोगी आ रहे हैं, तो जनरली जो चिकित्सक है उनके पास हर प्रकार के रोग आते हैं। तो अभी तक मैंने अपने इतने 50 साल की उम्र में कम से कम 300-400 किडनी के रोगी ही देखे हैं। मानी लाखों रोगी देखने के बाद श्वास के जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस के देखे होंगे, 700-800 देखे होंगे, जो एडमिट करके देखे, जो ठीक हुए कि नहीं हुए, कुछ हुए, ऐसे श्वास के हुएंगे। ऐसे किडनी के रोगी हमारे पास ज़्यादा नहीं आए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल में 300 रोगी ही आए होंगे जिन पर हमने देखा, वो भी असाध्य केस आए। डॉक्टर साहब, जो अभी आपने हमें किडनी के रोग को परिचय करने के लिए जो आपने पुराना आदिकाल का हमें फॉर्मूला बताया, तभी कहा जाता है कि आयुर्वेद सबसे पुरानी संस्कृति है औषधि को लेकर के, और आज विश्व उस चीज को मान रहा है। अब सब जगह विश्व में सब जगह आयुर्वेद को प्रचार किया जा रहा है। हमारी भारत सरकार भी इसको लेके बहुत सजग है, काफी जगह प्रमोट कर रही है, और विश्व में आज भी काफी लोग विदेशों से आयुर्वेद चिकित्सा की पद्धति को ध्यान में रखते हुए भारत में अपनी चिकित्सा करवाने आते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक और बात है, आजकल के जो चिकित्सक हैं उनको देशाटन नहीं है। देशाटन का अर्थ क्या हुआ कि आजकल माना सपोज आप चंडीगढ़ में पैदा हुए, चंडीगढ़ से पढ़ाई की, चंडीगढ़ किसी कॉलेज से आयुर्वेदिक 5 साल का कोर्स कर दिया, फिर वहीं पर आपने रजिस्ट्रेशन हो गया, आप प्रैक्टिस पे निकल गए। ये देशाटन नहीं है। पहले ज़माने में जितने वैद्य होते थे तो पूरे भारतवर्ष का घूमना पड़ता था। देशाटन माने हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, गढ़वाल क्षेत्र में क्या हो रहा है, भूटान में क्या है, सिक्किम में क्या है, केरल में क्या है, उड़ीसा में क्या है, इधर सब जगहों पर जो चीज़ होता था इनको देखना था। क्यों? औषधि अलग अलग जगह की है, उसका ज्ञान होता था, तो उनका द्रव्य गुण ज्ञान बहुत ज़्यादा था। पहले ज़माने के वैद्यों को द्रव्य गुण का ज्ञान बहुत ज़्यादा था। आजकल के नहीं जो वैद्य हैं
वो सब बनी बुनी की दवाइयाँ प्रयोग करते हैं। उनको स्वयं प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के हिसाब से रोगी को तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन औषधियों का नहीं पता कि ये किस चीज़ का औषधि। जैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि ये कटफल है, तो कटफल मैंने आपको समझाया कि गढ़वाल में काफल कहते हैं, लेकिन दिल्ली के वैद्यों से पूछोगे कटफल क्या है तो वो सभी नहीं बता सकते कटफल कहाँ से आया। वो दवाई की जड़ी बूटी ले आएंगे और बना दें, ऐसे प्रयोग है, पर कैसे बनता है नहीं पता। सेउंड क्या है, स्नोई छीरी है, ऐसे ऐसे जो जड़ी बूटी जगह जगह पर होते, इसको देशाटन पहले वैद्यों की ड्यूटी लगती थी। इसी प्रसंग पर आप किडनी की बात कर रहे हैं, इसी प्रसंग पर आज से 3-4 हजार वर्ष पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक जीवक नाम के वैद्य थे। जीवक नाम के वैद्य थे, वो सबसे कम उम्र के थे। उससे पहले बड़े बड़े राजा महाराजों के लड़के धनाढ्य लोग पढ़ते थे। तो 5-7 साल का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक दिन अपने गुरुजी से, पुनर्वसु आत्रेय जी से पूछा कि गुरुजी और कितना समय तक आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं अपनी चिकित्सा कुछ करूं। तो उन्होंने देखा 7-8 साल तो तुमने यहाँ लगा दिए हैं, अथवा आज तुम्हारा प्रैक्टिकल लेते हैं। सवेरे नाश्ता इत्यादि करने के बाद सभी बच्चों को, बड़े छोटों को कहा कि आप एक रस्सी पकड़िए, एक दरांती और एक कुदाल लेकर आज नाश्ता करके जंगल की तरफ चले जाओ और सूर्य अस्त होने तक पहले घर आ जाना। तुम्हें जो भी औषधि ऐसे लगती जो दवाई के काम नहीं आएगी उखाड़ के ले आना। चले गए। बड़े बड़े जो सीनियर स्टूडेंट थे वो शाम तक कोई बहुत सारे औषधियों का गट्ठा लेके आ रहा, कोई कुछ आ रहा, सब आ गए। सब ने दरवाजे पर गुरुजी आ गए, ये जड़ी बूटियों का ढेर लगा दिया, ये काम नहीं आएगी, ये काम नहीं आएगी। लेकिन गुरुजी को उस बालक की चिंता हो गई जो सबसे छोटा था, जिसका नाम जीवक था। तो उन्होंने कहा जीवक नहीं आया, क्या बात है, जंगल में कहीं शेर, बाघ, भूख, भालू इत्यादि ने तो नहीं काटा, क्या हुआ अभी तक नहीं, जाओ ढूंढो। तो जब देखा वो लास्ट आखिरी में आ रहा है और खाली हाथ। गुरुजी ने देखा तुम खाली आए, और बच्चे सारे हंस रहे हैं बड़े वाले कि खाली आया, सुबह गया था अभी तक कुछ नहीं लेके आया। गुरुजी ने पूछा कि क्यों, क्या बात है, तुम कुछ नहीं लाए। उन्होंने कहा गुरुजी आपने जो षड रस की विधि से आयुर्वेद की परीक्षा बताई थी कि 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। जिन औषधियों का मुझे नाम भी नहीं पता था, कभी देखा नहीं, मैं उनको एक एक पत्ती चुन करके चखता रहा। कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, कोई कैसे। तो 6 रसों से युक्त मुझे सभी जड़ी बूटियाँ या पत्ते, फूल, पत्ते, छाल निकले। कोई ऐसी औषधि नहीं जिसमें रस नहीं है। कोई नहीं था। इसलिए मेरे को कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं लगी कि जिससे कोई ये दवाई के काम नहीं आएगा। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा। गुरुजी ने उसके पीठ थपथपाई और कहा कि चारिकम चरंता, कह करके देश के अंदर तुम ही श्रेष्ठ है। वो बाकी देखे, ये नहीं है देखे। तो उस छोटे बच्चे से कहा कि इन बड़ों पर 1-1, 2-2 चाटा मारो, जो बहुत सारी जड़ी बूटी लेके आए थे। तो ये एक तो कहानी है आयुर्वेद की, ये इतिहास है, सचमुच का इतिहास है। तो इसका क्या अर्थ है कि पहले वैद्यों को चिकित्सा पढ़ाई करने के साथ साथ जंगल जाने का भी एक कोर्स होता था, जिसको आप पिकनिक के रूप में कहते हैं। आज बड़े बड़े पब्लिक स्कूल वाले घुमाने ले जा रहे हैं, अक्षरधाम दिखा देंगे, आप एक दिखा रहे हैं। तो ऐसे आयुर्वेद के लोग वैद्यों को बढ़ने के लिए जंगलों में ले जाते थे और अब वहाँ की जड़ी बूटियों का ज्ञान करते थे। तो मैं भी जब छोटा था पढ़ाई करने में 15, 12, 13 हजार फीट ऊंचाई तक जड़ी बूटियों के साथ, अपने एक मायाराम मुनियाल जी थे, उनके साथ हम लोग गए थे। तो हमने हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी करीब 150-200 जड़ी बूटियाँ उस समय इकट्ठा करी थी। तो उनका भी हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कठिन समय में वही एक्सपीरियंस काम आता है कि आप उसको सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने दर्शकों को विषय ज्ञान के अलावा हमें अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान का भी अनुभव कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।